Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट सामाजिक मॉडल पेपर 5 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि लेवल 2 वालों के लिए बेहद उपयोगी है। सामाजिक शिक्षण के 30 क्वेश्चन आपको इस टेस्ट में मिलेंगे और अगर आपको इस टेस्ट की पीडीएफ लेनी है तो आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पीएन लोधा पर निःशुल्क मिल जाएगी। आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है साथियों, और आप आसानी से वहां से पीडीएफ ले सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम चल रही है, तो वीडियो भी कम ही आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं साथियों। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है मित्रों, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुंभलगढ़, नाग पहाड़, शेर और अचलगढ़। तो मित्रों यहाँ पर क्या पूछा है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत श्रृंखला की। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें तो इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर। क्या है मित्रों? शेर। विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न 1 में। देखिए, इसके पहले एसएसटी के भी 4 टेस्ट में अपलोड कर चुका हूँ। आपने अगर वो नहीं देखे हैं 4 टेस्ट तो आप उसको जरूर देखें कर जाइए। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे साथियों, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं मित्रों। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिम रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। ये प्रश्न थोड़ा सा क्या रिपीट हो गया है साथियों, मतलब ये प्रश्न पहले के टेस्ट में भी मैं आपको दे चुका हूँ, लेकिन बाय मिस्टेक दोबारा से प्रश्न यहाँ पे आ गया है। क्या है इसका आंसर? 40 सेंटीमीटर ही है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। प्रश्न 2 में तीसरा विकल्प। प्रश्न 3 देखेंगे साथियों। तीसरा क्वेश्चन है, जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? बाकी सारे प्रश्न आपको नए मिलेंगे, वो बाय मिस्टेक से एक प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ था। तो मित्रों, जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण से, बीपीएल परिवारों के लिए निःशुल्क बीमा से, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने से और सिंचाई हेतु कुओं के निर्माण से। देखिए, जीवन धारा योजना का संबंध सिंचाई हेतुओं कुओं के निर्माण से है कि भाई सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण हो, इसलिए जीवन धारा योजना चलाई गई थी साथियों। इसलिए आपका यहाँ चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। आपके चौथा क्वेश्चन है, झूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः अपनाई जाती है पंजाब और हरियाणा में, मणिपुर और मेघालय में, बंगाल और बिहार में, और गुजरात और महाराष्ट्र में। देखिए, झूमिंग कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में ही की जाएगी, तो पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा यहाँ पे क्या है? मणिपुर और मेघालय, यहाँ पर ज़्यादातर झूमिंग कृषि प्रणाली अपनाई जाती है साथियों। तो विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। आपके 5वां क्वेश्चन है मित्रों, राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? लौह खनिज, क्रोमियम, जस्ता और मैग्नीज। मतलब एकाधिकार का मतलब है कि भाई सर्वाधिक उत्पादन इसका यहीं पर होता है राजस्थान में। तो साथियों, उस खनिज का नाम है यहाँ पर दिए गए विकल्पों में जस्ता। जस्ता एक ऐसा खनिज है जिस पर राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है, मतलब सर्वाधिक उत्पादन यहीं पर होता है मित्रों। तो आपका विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। राजस्थान में रेशम कीट पालन, जिसको सेरीकल्चर कहा जाता है, उद्योग निम्न में से किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, अलवर, जालोर, जयपुर। तो साथियों, सेरीकल्चर जिसको रेशम कीट पालन भी कहते हैं, तो ये उद्योग राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। मित्रों, यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 6 में। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये आपके क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। आपके 7वां क्वेश्चन है, 2011 लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ 2011 ही मैंने लिखा था, बाय मिस्टेक 2001 है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर। तो बाड़मेर में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक हो ही नहीं सकता,
जोधपुर में नहीं हो सकता, बीकानेर में नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाके में आते हैं। लेकिन आपका जयपुर एक ऐसा जिला है साथियों जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है पूरे राजस्थान में। तो तीसरा विकल्प सही है। ये 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। मित्रों यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है, जयपुर वाला। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। निम्न में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड, आहड़ है ये, पीलीबंगा और कालीबंगा। देखिए कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है, वो भी राजस्थान में। तो राजस्थान में साथियों देखिए कालीबंगा सैंधव स्थल जो घग्गर नदी है, वो जो कालीबंगा एक शहर का नाम है ये, ठीक है, ये इस घग्गर नदी के किनारे स्थित है साथियों। आपका चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही है प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 आपके आता है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था? एरनपुरा, नसीराबाद, डूंगरपुर और उदयपुर। तो देखिए 1857 की जो क्रांति थी इसका आरंभ यहाँ पर राजस्थान में पूछा है आपसे। तो राजस्थान में नसीराबाद से 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। आपका यहाँ पर सेकंड विकल्प सही है मित्रों, प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। आपके 10वां क्वेश्चन आता है साथियों, 1857 में हुए विप्लव के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसको एजीजी भी कहा जाता है, एजीजी, तो इसके पद पर कौन कार्यरत थे? कहां पर? राजस्थान में। कैप्टन शावर्स, मेजर बर्टन, कैप्टन मोक मेसन और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो साथियों राइट आंसर बताइए प्रश्न संख्या 10 में है कि जब 1857 की जो क्रांति हुई थी तो राजस्थान में उस समय एजीजी कौन था? मित्रों राइट आंसर है आपका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उस समय राजस्थान में एजीजी के पद पर कार्यरत था। तो चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है साथियों प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। आपके 11वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का क्या परिणाम था? भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया, जनमानस में स्वतंत्रता की भावना का बीजारोपण हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ और उपरोक्त सभी। तो साथियों जो 1857 की क्रांति है उनके ये सभी परिणाम सामने आ गए थे, इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी वाला वही आपका सही आंसर है 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन देखेंगे, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने, माणिक्य लाल वर्मा ने, हरिदेव जोशी ने और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? राइट आंसर बताइए प्रश्न संख्या 12 का। मित्रों बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे राम नारायण चौधरी। किसके द्वारा बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? राम नारायण चौधरी के द्वारा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही है प्रश्न 12 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को और हीरालाल शास्त्री को। तो राजस्थान में एकीकरण का श्रेय जाता है मित्रों सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनकी बदौलत ही राजस्थान का एकीकरण हुआ था, आप ये कह सकते हो। विकल्प नंबर 3 आपका सही है प्रश्न 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर आते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 14 आपके है, जैसलमेर की पटवों की हवेली क्यों प्रसिद्ध है? अपनी विशालता के कारण, क्योंकि ये विशाल है इसलिए ये प्रसिद्ध है। दीवारों पर चित्रकारी के कारण, क्योंकि इसकी दीवारों पर चित्रकारी हो रही है इसलिए ये प्रसिद्ध है। पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण इसलिए ये प्रसिद्ध है, या हवेली शैली के मध्य विशाल प्रांगण के कारण ये प्रसिद्ध है। तो मित्रों जैसलमेर की हवेली जो पटवों की हवेली है वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर पत्थर की जालियों में जो कटाई की गई है उसके कारण ही ये पटवों की हवेली प्रसिद्ध है। तो विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ सही आंसर है साथियों प्रश्न 14 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? श्रावण माह में, चैत्र माह में, वैशाख माह में और भाद्रपद माह में। तो छोटी तीज आती है आपके हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग श्रावण या सावन भी आप जिसको कहते हैं साथियों, इसमें ही छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है।
आपका यहाँ प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 15 में। प्रश्न 16 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। डूंगरशाही ओढ़नी किस काल से संबंधित है? एप्लिक काल या फिर बंदेज काल या बाटिक काल या ब्लू पोट्री? तो साथियों राइट आंसर बताना है प्रश्न संख्या 16 में। देखिए जो डूंगरशाही ओढ़नियां है ये आपके बाटिक काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाटिक। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है साथियों प्रश्न 16 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 17। हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के किस युग में रखा जा सकता है? कांस्य युग, नवपाषाण काल, लोह युग या पूर्व पाषाण काल? मतलब जब हड़प्पा सभ्यता विकसित थी मित्रों तो उस समय किसकी प्रधानता थी, किस चीज की? तो ये थी कांस्य युग के अंतर्गत इसको रखा जाता है। किसके अंतर्गत? मतलब यहाँ पर कांस्य से संबंधित चीजें ही आपको ज्यादा मिलती है, इसलिए आपका ये कांस्य युग के अंतर्गत रखा जाएगा। प्रथम विकल्प आपका यह सही है प्रश्न संख्या 17 में। प्रश्न 18 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? धातु एवं बहुमूल्य रत्नों का, खाद्यान्न का, गेहूं का और वस्त्रों का? तो मित्रों जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो सर्वाधिक आयात किया करते थे धातुओं और बहुमूल्य रत्नों का। कि जो धातुएं उस टाइम पे मिलती थी और जो बहुमूल्य रत्न थे उनका सर्वाधिक आयात ये लोग किया करते थे मित्रों। इसलिए आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही है प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट प्रश्न 19 पे आते हैं। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था, उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार खो दिया, उनको शिक्षा का प्राप्ति का अधिकार नहीं था, या उन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था? तो साथियों कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए बिल्कुल ही प्रथम, दूसरा और चौथा विकल्प तो सही है, लेकिन उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था। साथियों ये कथन गलत है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के संबंध में ये जो कथन है ये क्या है? सही नहीं है या असत्य। उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। तो तीसरा विकल्प आपका यहाँ सही है प्रश्न संख्या 19 में। प्रश्न 20 देखेंगे मित्रों। संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। बच्चों में पारिवारिक संबंधों की समझ कम होना, बच्चों का दादा दादी के स्नेह से वंचित रहना, वृद्ध एवं बीमार सदस्यों की देखभाल नहीं हो पाना और उक्त सभी। तो साथियों देखिए इनमें से प्रथम, दूसरा, तीसरा तीनों ही विकल्प संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, क्योंकि संयुक्त परिवार में संबंधों की समझ अच्छी होती है, बच्चे दादा दादी के स्नेह से वंचित नहीं रहते हैं, बच्चे और जो वृद्ध और बीमार व्यक्ति हैं उनके सदस्यों की देखभाल आप अच्छी तरह से कर सकते हो। तो मतलब उक्त सभी वाला जो विकल्प है ये सही है। ये सभी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं मित्रों। पुराणों में अशोक का नाम मिलता है। अशोक, प्रियदर्शी, सम्राट अशोक मौर्य और अशोक वर्धन। तो पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। क्या मिलता है? अशोक वर्धन मिलता है। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर है 21 में। प्रश्न 22 की ओर बढ़ते हैं। सोने के सिक्कों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? कौड़ियां, शतमान, दिनार और कृष्णल। तो मित्रों सोने के सिक्कों को गुप्त काल में दिनार के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? दिनार के नाम से जाना जाता था। तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है प्रश्न 22 में। प्रश्न 23 देखेंगे साथियों। हर्षवर्धन का दक्षिण के किस शासक के साथ संघर्ष हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय, ध्रुवसेन, भास्कर वर्मा और दंती वर्मा। तो साथियों जो हर्षवर्धन थे इनका दक्षिण के पुलकेशिन द्वितीय के साथ संघर्ष हुआ था। किसके साथ? पुलकेशिन द्वितीय के साथ। आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है 23 में। प्रश्न 24 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 24 24वां क्वेश्चन है। चीन के किस प्राचीन राजवंश के शासन काल को चीन का बौद्ध काल कहा जाता है? हान वंश, ताग वंश, कीन वंश और चाओ वंश। तो साथियों चीन का एक प्राचीन राजवंश है जिसका नाम है तांग वंश। इसके शासनकाल को चीन का बौद्ध काल कहा जाता है। दूसरा विकल्प सही है। ये भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही लिया गया है मित्रों। प्रश्न 25 देखते हैं। भक्ति आंदोलन की दार्शनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसमें मिलता है? वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में और उपयुक्त सभी में। तो दार्शनिक अवधारणा की अगर हम बात करें
भक्ति आंदोलन की दार्शनिक अवधारणा का प्रतिपादन उपनिषदों में मिलता है। किसमें मिलता है? उपनिषदों में। विकल्प नंबर 2 सही है, इसमें उपयुक्त सभी नहीं रहेगा, पुराणों और वेदों में नहीं मिलता है, ओनली उपनिषदों में ही मिलता है साथियों दार्शनिक अवधारणा का प्रतिपादन। दूसरा विकल्प सही है, भक्ति आंदोलन की बात की जा रही है यहाँ पर। प्रश्न 26 पे आते हैं, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव। तो मित्रों सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है 26 में। प्रश्न नंबर 27 पर आते हैं, सुमेलित कीजिए। एक बार आप अच्छी तरह से इस प्रश्न को देखिए। कागज पर निर्मित चित्र कावड़, लकड़ी पर निर्मित चित्र पाने, कपड़े पर निर्मित चित्र फड़ और मानव शरीर पर निर्मित चित्र गूदना। तो साथियों अब देखिए किसको क्या कहा जाता है। अब आप इनको अच्छी तरह से मिलान कर लीजिए और फिर यहाँ पर आपको ये नीचे दिए गए 4 विकल्प है, इनको देखना है आपको। ये देखो ये आ गया, ठीक है, आ गया इसमें। तो क्या राइट आंसर रहेगा? अच्छी तरह से देखिए साथियों इसका राइट आंसर है चौथा विकल्प। पहले में बी आएगा, कागज पर निर्मित चित्र को पाने कहते हैं। दूसरे में आएगा, लकड़ी पर निर्मित चित्र को कावड़ कहते हैं। तीसरे में सी आएगा, कपड़े पर निर्मित चित्र को फड़ कहते हैं। और चौथे में डी आएगा, मानव शरीर पर निर्मित चित्र को गूदना कहते हैं। तो मतलब यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है। कागज पर निर्मित चित्र तो क्या है? पाने, लकड़ी पर कावड़, कपड़े पर फड़ और मानव शरीर पर गूदना होता है। मतलब यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न 27 में। प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं, पाठ्य पुस्तक विधि है विषय वस्तु को रटने के लिए, शिक्षण की सरलता के लिए, अध्यापक की सहायता के लिए और विषय वस्तु के सूचनाओं के संप्रेषण के लिए। मित्रों प्रश्न को समझिए, प्रश्न को समझकर ही आंसर देना है। बेस्ट विकल्प का चयन करना है, पाठ्य पुस्तक विधि है। मित्रों राइट आंसर है आपका यहाँ पर चौथा विकल्प, विषय वस्तु के सूचनाओं के संप्रेषण के लिए। कि जो विषय वस्तु आपके सिलेबस में है उनकी सूचनाओं का संप्रेषण आसानी से हो, इसलिए पाठ्य पुस्तक विधि होती है। तो आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 28 में। प्रश्न 29 पे आते हैं, सामाजिक विज्ञान का शुद्ध अर्थ है मानव एवं उसके पर्यावरण का अध्ययन, समाज का अध्ययन, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन और प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन। तो साथियों सामाजिक विज्ञान का शुद्ध अर्थ होता है मानव और उसके पर्यावरण का अध्ययन, जिसमें समाज भी आ जाता है, इसलिए दूसरा नहीं रहकर आपका प्रथम विकल्प 29 में सही रहेगा। और आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों, लेकिन वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करें। यही हमारी गुरु दक्षिणा मान लीजिए आप। तो कोई बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं है साथियों, यहाँ पर सब कुछ निःशुल्क है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। प्रश्न नंबर 30 है, क्योंकि मुझे क्या मोटिवेशन मिलता है और कुछ भी नहीं है। सब्सक्राइब करने से भी कभी पैसा नहीं मिलता, याद रखना, सब्सक्राइब करने से भी कोई पैसा नहीं मिलता है साथियों। हमें पैसे से है कि हमें लगता है कि हाँ लोग हमसे जुड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 30 है, वर्तमान पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण दोष यह है कि सैद्धांतिक है, अमनोवैज्ञानिक है, परीक्षा प्रधान है और व्यावहारिक शिक्षा का अभाव है। वैसे तो वर्तमान पाठ्यक्रम के चारों ही दोष हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्यावहारिक शिक्षा का अभाव है। जो व्यावहारिक शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए थी वो शिक्षा वर्तमान पाठ्यक्रम नहीं दे पा रहा है। तो चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 30 में। आज के 30 क्वेश्चन थे। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लेवल फर्स्ट वालों के लिए पर्यावरण का टेस्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था।